जय हिंद। कभी सोचा है कि जब कोई अपना वादा तोड़ता है और बात जब घर या जमीन जायदाद जैसी बड़ी चीज की हो, तो आखिर आप कर क्या सकते हैं? कैसे एक मामूली कहासुनी या एक टूटा हुआ वादा एक पूरी कानूनी लड़ाई का रूप ले लेता है? आज हम इसी सफर को बहुत करीब से समझेंगे। हम एक असली केस स्टडी की मदद से ये देखेंगे कि कैसे एक इंसान की कहानी को, उसकी परेशानी को एक ऐसे मजबूत कानूनी दस्तावेज में बदला जाता है जो अदालत में उसके लिए न्याय की नींव रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, हाउ डज अ ब्रोकन प्रॉमिस बिकम अ कोर्ट केस? यानी एक टूटा हुआ वादा अदालती मामला कैसे बनता है? यही सवाल हमें हमारी आज की कहानी की तरफ ले जाता है। ये कहानी है दो लोगों की। एक का नाम है ब और दूसरे का द। इनके बीच एक घर का सौदा हुआ था, लेकिन वो सौदा बुरी तरह से बिगड़ गया। देखते हैं कैसे। देखिए, हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही आम तरीके से हुई थी। जगह थी मेरठ शहर। यहाँ एक घर को बेचने का सौदा तय हुआ और यहीं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हमारे सामने आते हैं। एक है घर का खरीदार और दूसरा है घर का विक्रेता। अब कानून की दुनिया में इन किरदारों को कुछ खास नाम दिए जाते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। हमारी कहानी में ब को कहा जाएगा वादी या इंग्लिश में प्लेंटिफ। ये वो इंसान हैं जो अपना केस लेकर न्याय मांगने अदालत गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं द, जिन्हें कहा जाएगा प्रतिवादी या डिफेंडेंट। मतलब ये वो शख्स हैं जिनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। याद रखिए, वादी और प्रतिवादी, ये दो शब्द इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तारीख थी 15 जनवरी 1995। इस दिन वादी और प्रतिवादी के बीच एक लिखित करार हुआ। अब सुनने में एक मामूली सी बात लग सकती है ना? लेकिन कानून की नज़र में ये एक पत्थर की लकीर है। ये कोई जुबानी बात नहीं थी। यही लिखा हुआ दस्तावेज इस पूरे केस की बुनियाद है, जो इस साबित करता है कि हाँ, एक वादा किया गया था। तो सौदा कितने में तय हुआ था? घर का कुल सौदा तय हुआ था 16,000 रुपए में। ये वो कीमत थी जिस पर दोनों पक्ष, खरीदने वाला और बेचने वाला, पूरी तरह से सहमत थे। और ये सौदा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। सौदे को पक्का करने के लिए वादी यानी ब ने उसी दिन 6,000 रुपये नकद बयाने के तौर पर दे दिए। इसे एडवांस पेमेंट कहते हैं। ये कदम दिखाता है कि खरीदार यानी ब इस सौदे को लेकर कितना सीरियस था। उसने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इस वादे पर लगा दिया था। सौदे की जो शर्त थी वो भी शीशे की तरह साफ थी। ये तय हुआ था कि बाकी बचे हुए 10,000 रुपये तब दिए जाएंगे जब फाइनल सेल डीड, जिसे हम आम भाषा में बयानामा कहते हैं, वो रजिस्टर होगा। सब कुछ कितना सीधा और साफ लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी में असली मोड़ तो यहीं से आने वाला था। तो एक तरफ तो एक पक्का सौदा था और दूसरी तरफ एक टूटा हुआ वादा। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक पक्ष अपने वादे से मुकर जाता है और बस यहीं से पूरा मामला उलझना शुरू हो जाता है। हुआ ये कि वादी यानी ब बार बार प्रतिवादी द से गुजारिश करता रहा। वो कहता रहा कि आप बाकी के 10,000 रुपये ले लीजिए और बैनामा पूरा कर दीजिए। वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार था, लेकिन प्रतिवादी ने उसकी हर बात को, हर गुजारिश को अनसुना कर दिया, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये सिर्फ एक अनदेखी नहीं थी, ये उस लिखित समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि मामला असल में बिगड़ा कैसे। देखिए, 15 जनवरी 1995 को सौदा हुआ था। वादी ने लगभग 1 साल तक इंतजार किया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो 1 जनवरी 1996 को उसने एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक कानूनी नोटिस भेजा और फिर आया 5 जनवरी 1996 का दिन। ये फैसले का दिन था। इस दिन प्रतिवादी को रजिस्ट्रार के दफ्तर में आना था, बैनामा करवाना था, लेकिन वो नहीं आया। बस यही वो पल था जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए और अदालत का दरवाजा खटखटाना जरूरी हो गया। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बस एक ही रास्ता बचता है, अदालत का। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक इंसान की निजी कहानी को, उसके दर्द को एक ऐसे औपचारिक कानूनी दस्तावेज में ट्रांसलेट किया जाता है जिसे एक जज समझ सके और उस पर अपना फैसला दे सके। इस जादुई दस्तावेज को कहते हैं वाद पत्र या इंग्लिश में प्लेंट। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये अदालत में वादी की आवाज है। इसमें वादी अपनी पूरी कहानी बताता है, ये समझाता है कि कानून के हिसाब से उसके साथ क्या क्या गलत हुआ, और सबसे जरूरी बात, वो साफ साफ बताता है कि उसे अदालत से न्याय के रूप में क्या चाहिए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन मददगार लग रहा है तो प्लीज एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक अच्छा वाद पत्र, जानते हैं, एक मजबूत किले की तरह बनाया जाता है।
ईंट दर ईंट। पहली ईंट, सबसे पहले ये बताया जाता है कि एक समझौता हुआ था। दूसरी ईंट, फिर सौदे की सारी शर्तें बताई जाती हैं, कीमत क्या थी, पेमेंट कैसे होनी थी, सब कुछ। तीसरी और सबसे जरूरी ईंट, ये दिखाया जाता है कि प्रतिवादी ने अपना वादा कैसे और कब तोड़ा। चौथी ईंट, ये साबित किया जाता है कि वादी अपनी तरफ से हमेशा ईमानदार था और सौदा पूरा करने को तैयार था। और आखिर में पांचवी ईंट, उस खास पल की निशानदेही की जाती है जब वादी को मुकदमा करने का कानूनी अधिकार मिला। ये जो पांचवा पॉइंट है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी शब्द से जुड़ा है, वाद का कारण या कॉज ऑफ एक्शन। इसका सीधा सा मतलब है वो खास पल, वो खास घटना जब कानून ये मान लेता है कि आपके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है और बस आपको मुकदमा करने का आधार मिल गया है। ब के मामले में वाद का कारण तब पैदा हुआ जब द 5 जनवरी को रजिस्ट्रार के दफ्तर नहीं पहुंचा। कहानी और सबूतों के अलावा एक वाद पत्र को कुछ जरूरी तकनीकी नियम भी पूरे करने होते हैं, जैसे इसे सही अदालत में दायर करना होता है। इस केस में यह मेरठ के सिविल जज के पास दायर हुआ क्योंकि सारी घटना वहीं हुई थी। इसे कहते हैं क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन। फिर संपत्ति के मूल्य के हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाता है, जो कि यहाँ 16,000 रुपए था, और फिर जरूरी कोर्ट फीस भरी जाती है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लग सकती हैं, लेकिन इनके बिना अदालत आपके मामले को सुनेगी ही नहीं। समझ लीजिए, ये खेल के नियम हैं। तो पूरी कहानी बताने के बाद, कानूनी आधार मजबूत करने के बाद, अब आता है वादपत्र का दिल, उसकी आत्मा, न्याय की मांग। यही वो हिस्सा है जहां वादी सब कुछ भूलकर सीधे जज से कहता है कि मुझे ये चाहिए। कानून की भाषा में इसे प्रार्थना या प्रेयर कहते हैं। इस केस में वादी ने बहुत समझदारी से अदालत के सामने 2 योजनाएं रखी हैं। प्लान ए, मुझे मेरा घर चाहिए। वो चाहता है कि अदालत प्रतिवादी को मजबूर करे कि वो अपना वादा पूरा करे और बिक्री को अंतिम रूप दे। कानून में इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। फिर है प्लान बी, अगर किसी भी वजह से घर मिलना संभव नहीं है तो मेरा पैसा वापस चाहिए। ये एक वैकल्पिक उपाय है जिसमें 6,000 रुपए का बयाना ब्याज के साथ वापस मांगा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि वादी ने अपनी प्रार्थना में औपचारिक रूप से क्या-क्या मांगा है। पहली मांग, प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि वो बैनामा करे और घर का कब्जा दे। अगर ये संभव न हो तो दूसरी मांग, प्रतिवादी 6,000 रुपए का बयाना 2% ब्याज के साथ लौटाए। और एक तीसरी बहुत जरूरी मांग, इस पूरी कानूनी लड़ाई में जो भी खर्चा हुआ है वो भी प्रतिवादी से ही वसूला जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कानूनी मामलों में किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए वाद पत्र में संपत्ति का पूरा और सटीक ब्यौरा देना बहुत जरूरी है, जैसा कि यहां बताया गया है। 400 वर्ग गज में बना 5 कमरों वाला मकान, जिसका नंबर 146 है, प्रभात नगर, मेरठ। एक डिटेल दी जाती है ताकि बाद में कोई ये न कह सके कि बात तो किसी और घर की हो रही थी। तो आज हमने देखा कि एक वाद पत्र महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली हथियार है। ये एक इंसान के भरोसे, उसके दर्द और उसकी उम्मीद को एक ऐसी भाषा में बदलता है जिसे कानून की दुनिया समझती है और जिसका सम्मान करती है। ये एक टूटे हुए वादे को न्याय के दरवाजे पर दी गई एक मजबूत दस्तक में बदल देता है। जय हिंद।